2023 में अपनी एक पोस्ट के एक वीडियो में डेनियल स्टीफन कार्नोटी को कुकी आदिवासी के उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए देखा गया, क्योंकि वो ईसाई है। उसने यह भी दावा किया था कि केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार भाजपा को इस बात से खतरा महसूस हो रहा है कि पूर्वोत्तर में ईसाई धर्म तेजी से फैल रहा है। यह अपने वीडियो में कह रहा है ये आदमी। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राहुल गांधी मई 2022 में अपनी नेपाली मित्र सुमनीमा उदास के विवाह समारोह में भाग लेने के बहाने नेपाल गया था। जो CNN इंटरनेशनल की संवाददाता है, दिल्ली की संवाददाता है, और उसके शादी में गया था। और उसका बाप जो है वो जॉर्ज सोरोस का बड़ा करीबी व्यक्ति है, जो उससे पैसा वैसा सब मिलता है। सर ये लगातार मणिपुर पर बवाल हुआ, और आज भी मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते। इनके खलिहर लतिहर लगातार अमित शाह को भी घेरते हैं कि अमित शाह की तो असली गलती है कि गृह मंत्री है अमित शाह जो है वो उस पे नहीं बोलते, मणिपुर पे भी नहीं बोलते। आप कह रहे मणिपुर का जो गुनाहगार है वो किसका यार है? मतलब मणिपुर एक तरह से प्लांटेड है। हम लोग ने पीछे कहा, अभी पिछले दिन RSN सिंह साहब के साथ हमारा एक शो था, उसमें उन्होंने बड़ा बारीकी से बताया कैसे मणिपुर और म्यांमार का कुछ हिस्सा, भारत का मणिपुर और इधर त्रिपुरा बांग्लादेश का कुछ हिस्सा मिला करके ये क्रिश्चियन कंट्री बनाने की साजिश जो है वो थी, इसीलिए बांग्लादेश को अलग किया गया। और ये पूरी जो मणिपुर का जो खेल है दरअसल एक क्रिश्चियन कंट्री। तो वो शो लोग देखेंगे जो RSN सिंह साहब ने बड़ा बारीकी से उस चीज को रखा था। आप कह रहे हैं कि मणिपुर का गुनाहगार किसका यार है, ये देश के सामने आना चाहिए। दर्शक समझ ले कि क्योंकि कॉपीराइट की वजह से उसमें गाना चल रहा है, तो गाने की वजह से मैंने उसकी आवाज खत्म कर दी है। उसमें अन्यथा बातचीत भी है, लेकिन साथ में म्यूजिक है, तो वो निश्चित तौर पर कॉपीराइट हो जाता है, इसलिए उसकी मैंने हटा दी। जरा वीडियो दिखाइए। और उसमें जो जरा रुक जाइए मनीष जी की, उसमें जो व्यक्ति आपको टोपी लगाए दिखेगा उसका नाम है डेनियल स्टीफन कार्नेटी, और वो अमेरिकन नागरिक है। वो हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश में आया था 2017 में, 2009 में आया था, और एक तेलुगु महिला से इसने शादी कर ली। आप दिखा दीजिए, तो बोलता रहूंगा, उसमें आवाज इसमें आई नहीं, आवाज मैंने इसकी हटा दी है। कि ये आदमी जो है कि इस टोपी वाले हाँ चलिए इसको दिखाइए आपको। ये जरा दर्शक इसको गौर से देखिए इस वीडियो को, कि ये मनीष जी खोल के पूरा वीडियो दिखा दीजिए। हाँ, ये कि ये जो है ये जो जिनके साथ खड़ा है, ये कुकी उग्रवादी लफंगे हैं जो मणिपुर में सबसे ज्यादा हत्याएं कर रहे हैं। उन कुकी उग्रवादियों को ये अमेरिकन ड्रोन दे रहा है, और साथ ही साथ इसने बड़े हथियारों का जखीरा दिया है और उनको ड्रोन चलाना सिखा रहा है। ये उस समय का वीडियो है, किसने बनाया ये निश्चित बात हमारी एजेंसियों के पास होगा। और ये कल रात में ये वीडियो कहीं ट्वीट हुआ तो मैंने निकाल के रखा। और इसके साथ ये जो खड़ा डड़ियल, इसको जरा आप ठीक से पहचानिए कि इसका नाम डेनियल स्टीफन कार्नोटी है। और इसका किस्सा मैं अभी आपको बताता हूँ, मुझे पढ़ के सुनाना पड़ेगा, बड़ा लंबा किस्सा है। इस टोपी वाले डेनियल स्टीफन कोर्टनी नाम के आदमी को देखिए, इसका ये वीडियो सामने आया है। ये मणिपुर के कुकी आतंकी लफंगों को अमेरिकन ड्रोन और उसे चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, साथ ही घातक हथियार भी दे रहा है। ये भारत का भगोड़ा है, फिलहाल नेपाल में रहता है, लेकिन छुप छुप कर पिछले 2 वर्षों से मणिपुर में सक्रिय है, यानी जब से वहां हिंसा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर का ये गुनहगार भारत के अधेड़ का यार है। खबरों के अनुसार उसकी अम्मा से भी मिल चुका है, ये है इसकी असलियत। और अब मैं बता दूं कि इस पूरी स्टोरी को जो है वो बांग्लादेश के जो संपादक है उनको क्रेडिट दूंगा, कि सलाउद्दीन चौधरी नाम है संभवतः उनका, हाँ साहब सलाउद्दीन चौधरी, उन्होंने इसको बड़े डिटेल में लिखा है। मैंने उसको निकाल कर उसका ट्रांसलेशन किया, तो मैं उनको थैंक करूंगा सलाउद्दीन साहब को। और जरा मुझे पढ़ना पड़ेगा, 4 पन्ने का है पूरा, आप उसको जो है याद करेंगे। तो दर्शक कहूंगा जरा ध्यान से सुनिए और इस आदमी के बारे में जानिए कि इस आदमी की असलियत है क्या। जो अभी मनीष जी ने कहा वहां से बात शुरू हुई है कि बांग्लादेश, भारत और नेपाल तथा म्यांमार सहित दक्षिण एशिया के कुछ अन्य राष्ट्र हताश पश्चिम मिशनरियों के निशाने पर हैं, जिन्हें अधिकतर अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च का समर्थन प्राप्त है, तथा वे कुकी समुदाय सहित विभिन्न जाति समूहों को संरक्षण और धन देने के खतरनाक एजेंडे में लगे हुए हैं। तथा बांग्लादेश में चटगांव पहाड़ी क्षेत्र, भारत में मणिपुर और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा म्यांमार में रखाइन राज्य के कुछ भागों पर कब्जा करके एक पृथक ईसाई राज्य स्थापित करने की कुख्यात साजिश पर काम चल रहा है। यह है इसकी असलियत, जो ये मणिपुर के लिए अभी ये क्यों नाचते तो बताता हूं। इस बीच यहां से शुरू होती कहानी कि इस बीच डेनियल स्टीफन कार्नोटी नाम हाल ही में मीडिया की नजरों में आया है।
हालांकि साउथ एशिया के प्रमुख मीडिया संस्थान इस व्यक्ति के विषय में बात करने को तैयार नहीं है। इसका कारण वही जानते होंगे, यहाँ के मीडिया मनीष जी इसके बारे में बात नहीं करता, खासकर हिंदुस्तान का। और दर्शक कि डेनियल स्टीफन कोर्टोनी एक स्थानीय तेलुगु महिला से शादी करने के बाद, अब इसकी कहानी चल रही है, के बाद 15 साल के लिए आंध्र प्रदेश में बस गया था। वह पर्यटक वीजा के साथ भारत आया और स्थानीय अधिकारियों को चकमा देकर वर्षों तक भारत में रहने में सफल रहा। लेकिन 2017 में भारतीय अधिकारियों द्वारा निर्वासित और ब्लैक लिस्ट किए जाने के बाद कोर्टनी नेपाल में बस गया। लेकिन वो नेपाल और भारत के बीच वीजा मुक्त आवागमन का लाभ उठाकर नियमित रूप से भारत आता रहा। यानी नेपाल बॉर्डर मनी जी को चेकिंग नहीं है, तो ये आता रहता था, नेपाल से इंडिया आता रहता था। 2000 अब इसका ये पृष्ठभूमि जो बहुत बढ़िया डिटेल रिपोर्ट है, आपको सुनकर मजा आएगी कि बिल्कुल नंगा कर दिया है। कि 2023 में अपनी एक पोस्ट के एक वीडियो में डेनियल स्टीफन कार्डनोटी को कुकी आदिवासी के उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए देखा गया, क्योंकि वो ईसाई है। उस समय वह मणिपुर के सेनापति नामक एक गांव से रिपोर्टिंग कर रहा था। डेनियल स्टीफन कार्नोटी ने उस वीडियो में आगे कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत कट्टर हिंदू है और पूरे देश को हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रही है। उसने यह भी दावा किया था कि केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार भाजपा को इस बात से खतरा महसूस हो रहा है कि पूर्वोत्तर में ईसाई धर्म तेजी से फैल रहा है, यह अपने वीडियो में कह रहा है आदमी, और इसलिए ये कदम उठाए गए हैं। उसने कहा था कि जैसा कि मैंने कहा, वो ईसाई धर्म के विकास, ईसाई धर्म के प्रसार को समाप्त करने, मिटाने, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये बैठ के ये प्रोपोगंडा ये कर रहा है। इस दौरान डेनियल स्टीफन कार्नी मणिपुर के कई गांवों में गया और ईसाई धर्म का प्रचार किया। उसने समाज सेवा के नाम पर लोगों को हिंदू धर्म के खिलाफ नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। उसने शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों को गद्दे, कंबल और खाना पकाने के बर्तन दिए और उनके दिमाग में हिंदू समुदाय के खिलाफ भारी नफरत भरी। ऐसे ही एक अन्य वीडियो में इस उग्र ईसाई मिशनरी को हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण देते और ईसाई धर्म के प्रचार के नाम पर भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास फैलाते देखा जा सकता है। ये इसकी बैकग्राउंड बता रहे हैं, जिसमें वो कह रहा है कि हिंदू, जरा देखिए मनीष जी किस तरह से जो झूठ का भी हम लोगों ने जिक्र किया, किस तरह से झूठ के सहारे चलते, और आगे आपको सोलो सारा कनेक्शन इसमें नजर आएगा कि जिसमें वो कह रहा है कि हिंदुओं ने कई बार मुझे ईसा मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए मारने की कोशिश की। उन्होंने मेरे गले में रस्सी डाल दी, उन्होंने मुझे डंडों से पीटा, उन्होंने मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे सिर पर पैर रख दिया। वे कहते हैं कि तुम्हें जय श्री राम कहना होगा, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये इस तरह की बातें ये पूर्वोत्तर में फैला रहा है। और मैंने कहा कि मैं टीका नहीं लगाऊंगा। टीका नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हारे भगवान की स्तुति नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे चेहरे पर मारा क्योंकि मैंने जय श्री राम कहने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं ईसाई हूं, मैं ईसा मसीह का अनुसरण करता हूं। एक बार उन्होंने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं 15 मिनट के लिए बेहोश हो गया। ये सब कहानी बना बना के ये वीडियो वहां चला रहा था 2017 से, एक तरह से ग्राउंड तैयार कर रहा था इस हिंसा की। भारत सरकार शायद आपकी मदद ना करे, लेकिन भगवान आपकी मदद करेंगे। वह विभिन्न सोशल मीडिया और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नियमित रूप से इसी प्रकार भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ झूठा प्रचार करता रहा है। एजेंसियों के एक उच्च पदस्थ सूत्र के अनुसार मई 2022 में डेनियल स्टीफन कोर्टनी ने नेपाल के गार्डन गेस्ट हाउस में राहुल गांधी से कम 2 बार गुप्त रूप से मुलाकात की थी। ये यहां से जोड़िए, ये संपादक लिख रहा है ब्लिट्ज अखबार का कि इससे पहले भारत में रहने के दौरान कोर्टनी राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए था। भारतीय अधिकारियों को ऐसी बैठकों और संचार के बारे में जानकारी पूरी तरह से नहीं है। हल्की मतलब वो है कोई कंफर्म, वो एकदम उस पर नहीं है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राहुल गांधी अब ये मनी जी ये दरअसल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस रिपोर्ट का। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राहुल गांधी मई 2022 में अपनी नेपाली मित्र सुमनीमा उदास के विवाह समारोह में भाग लेने के बहाने नेपाल गया था। याद करिए मई 2020 में नेपाल गया था, जहां पे वो लड़की के साथ एक फोटो आई थी नाइट क्लब में कहीं,
मौज ले रहा था, जब उस समय थोड़ा सा वीडियो आ पाया था कि बहाने गया था। लेकिन इस यात्रा के पीछे मुख्य उद्देश्य डेनियल स्टीफन कोर्टनी से मिलना था। ये खेल समझिए क्यों ये मणिपुर के लिए तड़पा करते हैं। अपनी नेपाल यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपने 3 साथियों के साथ मैरियट होटल में रुका था और अपने साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं ले गया था। क्यों? जब पूरी फौज लिए घूमते, हिंदुस्तान में घूमते, तो नेपाल में तुमको क्यों नहीं फौज चाहिए थी? क्योंकि कारण कुछ और थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएनएन इंटरनेशनल की दिल्ली स्थित संवाददाता, ये सीएनएन इंटरनेशनल जो है उसकी दिल्ली की संवाददाता थी सुमनीमा उदास। जरा अब इसकी कहानी सुनिए और यहां से आपको सोरोस का लिंक मिलेगा कि स्थित संवाददाता सुमनीमा, सीएनएन इंटरनेशनल की दिल्ली स्थित संवाददाता सुमनीमा उदास ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी के पक्ष में पक्षपात पूर्ण मीडिया कवरेज किया था चुनाव में, और इस तरह राहुल गांधी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, जिनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है, पर जमकर हमला किया था। ये 2024 की बात हो रही है मनीष जी। सुनीमा के पास ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री है। बाद में उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की। उसके पिता भीम उदास के अमेरिकी खुफिया प्रतिष्ठान सीआईए के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी घनिष्ठ संबंध हैं। ये जरा जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन समझिए आप। मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, पर स्टीफन कोर्टनी की पोस्ट के अनुसार अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में उसने असम के लिए उड़ान भरी और पश्चिम बंगाल संयुक्त सचिव अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की मदद से वो पूर्वोत्तर राज्यों में घूम रहा था। वो पूर्वोत्तर का पूरा दौरा कर रहा था उस समय। इस दौरे के दौरान डेनियल स्टीफन कोर्टनी एक सफेद रंग की कार का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका पंजीकरण नंबर था WB70N181889 था। कार तक का नंबर है इस रिपोर्ट के अंदर। बहुत गजब किया है, बिल्कुल नंगा कर दिया है। ईसाई धर्म प्रचारक और आतंक के संरक्षक डेनियल स्टीफन कर्नी को असम में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अधिकारियों के साथ देखा गया। अगस्त 2023 में वह सफेद रंग की कार में सवार होकर उत्तर पूर्वी राज्यों में खुलेआम घूमता रहा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर WB70N1889 था। उसी महीने एक अन्य पोस्ट के अनुसार उन्होंने हैदराबाद के एस कुमार नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर असमिया न्यू टेस्टामेंट की 50 प्रतियां वितरित की। ये विभाजनकारी था। 5 अगस्त 2023 को उसने मणिपुर राज्य के सेनापति शहर का दौरा किया और एक लाइव वीडियो प्रसारित कर भारत सरकार की आलोचना की और उसे कट्टरपंथी हिंदू सरकार कहा और राज्य में ईसाइयों के खिलाफ चल रही हिंसा के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। डेनियल स्टीफन कोर्टनी ने पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी पूरी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल नंबर प्लेट वाली एक ही गाड़ी का इस्तेमाल किया है। मेटा पर अपनी एक पोस्ट में कोर्टनी ने लिखा कि कल मणिपुर पूर्वोत्तर भारत जा रहा हूं, जहां पिछले 3 महीनों में 400 चर्चों को जला दिया गया, कम से कम 200 ईसाइयों को व्यवस्थित तरीके से मार दिया गया, और यह केवल वही है जो रिपोर्ट किया गया है। हम प्रचार करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और ईश्वर की इच्छा से दवा आदि का प्रबंध करेंगे। ये प्रोपोगंडा कर रहा था, जो प्रोपोगंडा कांग्रेस दिल्ली में कर रही है, जो उस समय दिल्ली में थी और आज भी कर रही। जरा कनेक्शन जोड़िए इनका। कुकी ईसाई महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है और फिर मैती हिंदू जनजाति द्वारा उनका बलात्कार किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। ये अपने वीडियो में वो प्रचार कर रहा है। सरकार द्वारा आदेशित मीडिया और इंटरनेट ब्लैकआउट इस बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन को छुपाए रखता है। आप इसके बारे में किसी भी पश्चिमी मीडिया समाचार आउटलेट में नहीं सुनेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 महीने बाद तक इसका उल्लेख भी नहीं किया था। 10 अगस्त 2023 को उसने अपनी फेसबुक अकाउंट पर मणिपुर हिंसा पीड़ितों के विदेशियों से धन की मांग करते हुए पोस्ट किया कि कम से कम 400 चर्चों को जला दिया। विदेश से पैसा मांग रहा था डोनेशन के नाम पे, जो हमारे यहाँ इनके एनजीओ करते हैं दिल्ली वाले। ईसाई धर्म प्रचारक और आतंकवाद के संरक्षक डेनियल स्टीफन कोर्टनी को अगस्त 2023 में असम के गुवाहाटी तो हो गया। कई विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कोर्टनी के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं। ये डेनियल स्टीफन कोर्टनी अक्सर वीजा मुक्त आवागमन के अवसर का उपयोग करके भारत नेपाल सीमा के माध्यम से
भारत में प्रभावित करता है। ये है मनीष जी, वह मणिपुर और भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी समूहों को हथियारों, विस्फोटकों, अत्याधुनिक संचार उपकरणों और ड्रोन ड्रोन की लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति का समन्वय करता है। ये इतना खतरनाक आदमी है। वह कभी कभी यहूदी होने और इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ का पूर्व अधिकारी होने का झूठा दावा करता है। डेनियल स्टीफन कोर्टनी ने पश्चिम बंगाल में इस्लामी पार्टियों और उग्रवादी समूहों के साथ संबंध बनाकर रखा है। वह मादक पदार्थों की तस्करी और नकली भारतीय मुद्रा के प्रचलन में भी शामिल है। नेपाल में वह अक्सर कुछ पाकिस्तानी नागरिकों से मिलता रहता है। वह कुख्यात रूप से हिंदू विरोधी, भाजपा विरोधी और नरेंद्र मोदी विरोधी है। वह नियमित रूप से सुरक्षा बलों पर हमलों की साजिश रचता रहता है। यह भी पता चला है कि डेनियल स्टीफन कोर्टनी मणिपुर और भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में मारीजुआना के उत्पादन और तस्करी की देखरेख करता, मारीजुआना गांजा करता है और इसमें मदद करता है। इसी तरह म्यांमार के राखीन राज्य में अराकान आर्मी के साथ संबंध बनाए रखते हुए वह यूरोप और अमेरिका के विभिन्न गंतव्यों में मेथ की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। वह कुकी उग्रवादी समूह के साथ साथ अराकान आर्मी की मदद से चटगांव हिल ट्रैक जिलों में भी अक्सर घुसता रहता है और गुप्त बैठकें करता रहता है। एजेंसियों के एक सूत्र के अनुसार डेनियल स्टीफन कोर्टनी अमेरिकी सेना की 111 टुकड़ी डेल्टा फोर्स का एक सदस्य है जो कंधार, काबुल में सीआईए के ब्लैक ऑप्स से जुड़ा हुआ है और अफगानिस्तान के बगराम में रहा था। वो एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित ऑपरेटिव है। डेनियल स्टीफन कोर्टनी ने इजराइल रक्षा बल के साथ भी काम किया और विक्टोरिया न्यूलैंड की सुरक्षा टीम में भी काम किया है। एक अन्य सूत्र ने बताया कि न्यूयॉर्क के मोहेगन लेक में जन्मे डेनियल स्टीफन कोर्टनी के पास अमेरिकी, इजरायली और पेरू के पासपोर्ट है। उसने क्राउन कॉलेज और टेनेसी टेम्पल से पढ़ाई की है। डेनियल, और ये आखिरी है कि हिंदुस्तान जब आया था कि डेनियल स्टीफन कोर्टनी पहली बार 27 अगस्त 2009 को पर्यटक वीजा पर भारत आया था और उसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक पादरी ने ठहराया था। कुछ महीने बाद उसने अनुषा नाम की एक तेलुगु महिला से शादी कर ली थी। तो अब दर्शकों ने इसको, मैंने बड़े विस्तार से पढ़ा, मैंने कहा मैं अपने मन से बताऊंगा तो बहुत कुछ इसमें छूट जाएगा, इसलिए पूरी रिपोर्ट ये मैं उनको धन्यवाद दीजिए। सलाउद्दीन शाह चौधरी ने बड़े डिटेल में लिखा है इसको कि आप इसको जरा अब गौर करिए कि नेपाल में जाके अधेड़ उससे मिल रहा था और उसने बड़ा खुलकर लिखा है। तो और ये मणिपुर के लिए कांग्रेस क्यों तड़प रही है और जो बात उसने स्टीफन डेनियल कोर्टनी के लिए लिखी है बिल्कुल वही आरोप कांग्रेस यहाँ दोहरा रही है कि चर्च जला दिए गए, फलाना कर दिया गया, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया और वही काम वो कर रहा है। तो ये और जॉर्ज सोरोस का संबंध आपने समझा कि सुनीमा उदास जो CNN IBN की CNN इंटरनेशनल की संवाददाता है, दिल्ली की संवाददाता है और उसके शादी में गया था और उसका बाप जो है वो जॉर्ज सोरोस का बड़ा करीबी व्यक्ति है जो उससे पैसा वैसा सब मिलता है। तो ये पूरा जो नेटवर्क है, जो आज सुधांशु त्रिवेदी ने जो बात कही कि ये 12 घंटे बाद का सोरोस के यहाँ से संदेशा आया था, तो वो बिल्कुल सही आया, सही कहा उन्होंने। ये सोरोस के जरिए या जो डीप स्टेट जिसको कहा जाता है, या स्टीफन डेनियल कोर्टनी जिसके भी हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, तो ये इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके इशारों पर नाच रहे हैं। ये वो कठपुतली है जो देश में तबाही लाना चाहती है। बिल्कुल। कुछ लोगों का सवाल है कि फिर भारतीय खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, तो बहुत कह रहे हैं कि बहुत गहराई से इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी नहीं, मैं मनीष जी जवाब दिए देता हूँ कि ये जो अभी वीडियो हम लोगों ने आपको दिखाया, तो ये क्या बांग्लादेश के संपादक खुद गए थे क्या शूट करने के लिए? ये खुफिया एजेंसी नहीं लाई थी तो कौन लाई थी? या जो पूरी डिटेल रिपोर्ट मैंने बताई है, ये क्या वो सलाउद्दीन साहब चौधरी वो कुछ अलग, वो उन चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, इसलिए डिस्कस नहीं करता। बहुत सारी चीजें जो राष्ट्र हित में हमें डिस्कस नहीं करना पड़ता है। मुझे याद आता है पेज 3 का एक सीन है सर, मैं थोड़ा आपकी बात से पहले, पेज 3 में एक सीन है, एक जर्नलिस्ट, हम लोग चूंकि जर्नलिस्ट हैं और आप आम मतलब एक जागरूक नागरिक है, इस चीज को समझिए। इस पेज 3 की फिल्म जो है वो पत्रकारों पे है। क्राइम रिपोर्टर्स बाइक से चल रहा होता है और एक जीप से पुलिस की टीम जा रही होती है अपराधी को पकड़ के, और उसके बाद अपराधी को पुलिस धक्के मार के गिरा देती है और वो मतलब चूंकि हथकड़ी में है और उसे गोली मार देती है।
और कहा जाता है कि ये भाग रहा था, उसकी हथकड़ी खोल दी जाती है और धक्का मार के गिरा दिया जाता है। तो क्राइम रिपोर्टर देखता है और बाइक चलाते हुए ऐसे कहता है कि खबर पूरी छपेगी, लेकिन ये हिस्सा हटा लिया जाएगा। तो कई बार पत्रकारों को राष्ट्रहित में, ये जो खलिहर लतिहर जो करते हैं ना कि मतलब सोहराबुद्दीन के लिए इतना उत्पात मचाया, इसीलिए हम और सतीश जी बहुत सारी चीजें आपको बहुत डिस्कशन का हिस्सा उसे नहीं बनाते हैं। एक पत्रकार के पास जो खबर आती है वो कहां से आती है, कई बार जांच एजेंसी आईबी और सीबीआई जैसी संस्थाएं कैसे वो करवाती है या कैसे करती है, इसकी बहुत गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। नहीं इसका नहीं, मतलब और है कि आपकी एजेंसी की भूमिका कितनी बड़ी है, इसको समझने की जरूरत है। जी मैं फिर बता दूं कि इतनी बारीक जो रिपोर्ट थी, ये बांग्लादेश के संपादक नहीं, उनकी उनकी तारीफ आप ये करिए कि शत्रु देश में आज की तारीख माहौल है और उनको इनपुट मिल जाता है, उसके बाद उन्होंने उसको बहुत बढ़िया कंबाइन करके उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है। और अब और भी बता देता हूं कि ये बांग्लादेश में क्यों लिखी है, कि अब अधेड़ जाकर उससे लड़े। हिंदुस्तान में कोई होता तो ये अभी नाचने गाने लगते, इसको दूसरा रूप देने लगते, नहीं, लेकिन जाके कर्नाटक से पुलिस भिजवा करके अरेस्ट करवा देते सर, ये है। तेलंगाना तो से पुलिस भिजवा के, हिमाचल प्रदेश से पुलिस भिजवा के अरेस्ट करवा देते उस पत्रकार को। और एजेंसियां क्या कर रही हैं, ये हम लोगों को अचानक पता चलेगा। और फिलहाल मैं जिस तरह से बात करता हूं कि जब एक गृह मंत्री के रूप में जब अमित शाह का मैं मूल्यांकन करता हूं, तो शायद मैं पहले भी कह चुका हूं कि हिंदुस्तान को ऐसा गृह मंत्री कभी नहीं मिला था। मैं सरदार पटेल को इससे आप अलग कर दीजिए, क्योंकि उसमें सिचुएशन दूसरी थी और यहाँ 568 राज्यों को जोड़कर एक देश बनाना था, तो वो तो अभूतपूर्व है, वो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप सरदार पटेल के बाद किसी गृह मंत्री को याद रखेगा ये देश, तो अमित शाह को याद रखेगा। तो वो कोई ऐसी चूक वो नहीं करके जाएंगे। अमित शाह एक गृह मंत्री के रूप में बहुत सफल है। और ये आज जो ये जो नंगनाच हो रहा है अम्बेडकर वाले मामले पे, इसको भी आप समझिए कि अमित शाह ने एक ऐसी समस्या का समाधान किया है कि जो कोई सोच नहीं सकता था, मनीष जी। और वो है नक्सल समस्या। वो आज की तारीख में दम तोड़ चुकी है। और अभी उन्होंने वहां उस जगह गए थे जहां कोई जाने की सोच नहीं सकता, और वहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि 2026 नक्सल नाम की चीज भारत की धरती से खत्म हो जाएगी। तो वो इसलिए इतना छाती ठोक क्यों कह रहे थे, क्योंकि 80-85% वो खत्म कर चुके। अब उनको 15% बचा है। और तो कहा है कि 15% अप्रैल 2026 तक पूरी तरह से नक्सल इस देश में नामो निशान मिट जाएगा। तो ये उन्होंने बड़े सहज भाव से कह दिया, लेकिन हमको आपको सहज भाव से नहीं सुनना चाहिए। वो सोचिए बहुत बड़ी उपलब्धि है नक्सल। और ये इसीलिए तिल में, क्योंकि यहाँ जो अर्बन नक्सल कहा जाता है, ये उन्हीं के पाले हुए कुत्ते, वो वहां पे ठेकेदारों से, वो वहां सरकारों से जो रकम लूटते हैं, वो रकम लूट के दिल्ली हिस्सा भेजते हैं। और इसमें मैं एक और आपको बता दूं, दर्शकों को, आप लोग उसको जाकर कहीं जाकर उस पर देखिएगा यूट्यूब पे। इस पर अगर बहुत बेहतरीन पिक्चर बनी है और सर्वकालीन सबसे बेहतरीन पिक्चर बनी है, तो बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर है। उसको जरूर देखिए। वो थोड़ी आपको बोझिल लगेगी, लेकिन अगर आप उसको गंभीरता से देखेंगे तो एक तरह से परत खोल दी। और आपको सारे अर्बन नक्सल दिल्ली के उसके अंदर आपको नजर आएंगे, बिल्कुल नंगे नजर आएंगे। और कैसे 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 उसमें औरतें इस्तेमाल होती हैं, किस तरह से प्रोफेसर शामिल होता है, यूनिवर्सिटी के टीचर, पत्रकार शामिल होता है, तो हम लोग को अक्सर गुस्सा आता है ना सर एक बात की, दिल्ली के इस शहरी नक्सलियों को, इन खलिहर खैरातियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है। दरअसल अमित शाह उस नस को ही दबा देना चाहते हैं जहां से इन खलिहरों को पैसा आता है। हाँ। प्रधानमंत्री ने क्यों इनको शहरी नक्सल कहा, वो नक्सल हैं। ये दिल्ली में बैठे ये कांग्रेस का इकोसिस्टम शहरी नक्सल है। इनको निपटाने से ये बाहर तक कहीं भाई मैक्से से पाया है, पैक्से से पाया है। तो दरअसल वहां यदि जड़ से यदि नक्सल खत्म हो जाएगा, तो ये खलिहर लतिहर खैराती जितने वो खुद भी खत्म हो जाएंगे, इनका खैरात बंद हो जाएगा ना पूरी तरह से। नस इनकी दब चुकी, नस तो दब चुकी। अब इनको जो 1 रुपया आता था वो 15 पैसे आ रहा। वो जो राहुल गांधी के बाप बताया करता था, वो समीकरण यहाँ उलट गया। वहां उलट के अब इनको 1 रुपए की जगह 15 पैसे मिल रहे हैं, और वो भी खात्मे की ओर है कि पता नहीं अगले महीने से मिलेंगे कि नहीं। इसलिए ये तिलमिलाहट है इन अर्बन नक्सलों की, इन दलालों की। ये जो पत्रकार के चूल्हे में आके हमारे आपके सामने ज्ञान बांटते हैं, ये सब उन्हीं के पाले हुए कुत्ते, कुत्तों की तरफ पल रहे हैं, उन हिंसक जानवरों के दम पे। तो उन हिंसक जानवरों को 26 तक उनके खात्मे की घोषणा अमित शाह ने कर दी है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा ये खलिहर लतिहर जितने हैं,
ये अमित शाह हाँ के पीछे पड़े होते हैं। और आज से नहीं, गुजरात के दौर से ही इन्हें दौर से। लगता था कि हम नरेंद्र मोदी को तो खत्म कर नहीं पाएंगे, तो इन्हें लगता था कि हम इसीलिए अमित शाह के बेटे के पीछे पड़ना, अमित शाह के ऊपर पड़ना। तो ये लगातार पिछले 15-17 सालों से जो अमित शाह के पीछे पड़े हुए हैं खलिहर लतिहर, बस इसकी वजह यही है। और अमित शाह इनके ऊपर हंटर चला रहे हैं। और जो तेवर दिखाई देता है ना संसद में, क्यों हम और हाँ आप इंतजार करते हैं मोदी के बाद यदि दूसरा कोई है जिसका भाषण सुनने की हमें इच्छा होती है, कुछ तो वजह होगी कि हम अमित शाह को सुनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि देश का एक बड़ा हिस्सा उन्हें पसंद करता है, उनसे अपेक्षा रखता है। पसंद क्या करना, कोई हेमा मालिनी थोड़ी है कि वो पसंद करने का मामला है। आप उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने आपके देश के लिए कोई बड़े फैसले लेंगे जो दूरगामी हो। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल। कि यही वजह है कि अमित शाह के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है। और इन्हें लगता है कि अमित शाह इस्तीफा दे देगा, नरेंद्र मोदी से यदि अमित शाह को हम हटा लेंगे तो मोदी को कमजोर कर लेंगे। ना इसके लिए मनीष, ये उसी तरह से है कि कौवा बैठा बैठा डाल पे सोच रहा है कि हाथी मर जाएगा तो हमारे लिए महीनों भोजन इंतजाम हो जाएगा। ये कौवा तो इसी तरह से, जैसे कौवा है उसी कौवों की तरह ये सोच रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे देंगे। अरे पागल है, सीढ़ी है, आगरे में जाके अपना इलाज कराएंगे।